हेलो स्टूडेंट। आज यहाँ पर हम क्लास 9th में चैप्टर 5th बायोलॉजी का पढ़ेंगे, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स जो हमारा या प्लांट का ह्यूमन बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसका जो ओरिजिन होता है वो स्टार्ट होता है वन सेल से। सपोज जैसे एक ब्रिक से जब हमारे रूम का बनना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम एक ब्रिक्स उसमें लगाते हैं और उनको जॉइंट करते चले जाते हैं। ब्रिक्स को, ईंटों को जॉइंट करते चले जाते हैं और एक क्या बनता है, रूम। फिर ऐसे ही हम नेक्स्ट रूम बनाते हैं या और रूम बना देते हैं, उनको जॉइंट करते चले जाते हैं तो बिल्डिंग बन जाती है, पूरा घर बन जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो स्टार्टिंग जिससे हमारी बॉडी का बनना होता है, प्लांट्स की बॉडी हो, किसी की बॉडी हो, किससे होता है, एक सिंगल सेल से होता है। तो उस सिंगल सेल्स के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि सेल्स क्या होती हैं, सेल की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, उसके ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में स्टडी यहाँ पे करेंगे। तो आपका 9th क्लास का चैप्टर 5 बायोलॉजी का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आपकी जो फंडामेंटल यूनिट मीन्स एक बेसिक इकाई जहाँ से आपका जीवन का स्टार्ट होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीवन का स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको एक बेसिक आधारभूत मूलभूत इकाई कहा गया है। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। In 1665, Robert Hooke examined a thin slice cork through self-designed microscope, यानी उनका एक माइक्रोस्कोप था, आपको दिख रहा है डायग्राम में, इस तरह का माइक्रोस्कोप था ये। और ये कैसा था, उन्होंने स्वयं बनाया था। ठीक है, एक स्लाइस मतलब कॉर्क जो होती है, स्लाइस कॉर्क उसका मतलब पेड़ की जो छाल जिसको कहते हैं आप, ठीक है, बार्क को, उसका एक टुकड़ा जो है वो स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने पाया कि जो कॉर्क था, कॉर्क का जो टुकड़ा था, उसमें उन्हें छोटे छोटे क्या ब्लॉक्स नज़र आ रहे थे, एज ए रूम। जैसे छोटे छोटे रूम होते हैं इस तरह के, या आपका जैसे हनी कॉम होता है, इट लुक्स लाइक हनी कॉम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट, यानी छोटे कंपार्टमेंट, क्योंकि सेल का मीन्स ही ग्रीक वर्ड में क्या होता है, कंपार्टमेंट होता है, छोटा रूम। सेल ए लिटिल रूम, एक छोटा रूम। तो छोटे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये छोटे यहाँ पे क्या है दिखाई दे रहे होंगे, ये हम प्रैक्टिकल के थ्रू भी देख सकते हैं। ऑनियन वगैरह में हम करेंगे प्रैक्टिकल जब देखेंगे। तो जब ये देख रहे थे तो उन्होंने अपने इसी माइक्रोस्कोप में इसको सबसे पहले देखा था, लेकिन उस टाइम उनके पास ना तो वेल डेवलप्ड माइक्रोस्कोप था जिससे और आगे उसको देख सकते थे। तो ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज ऑफ सेल्स, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी का स्टार्ट जो है जीवन का कहाँ से होता है, एक सेल से होता है, जिसे हम कहते हैं सेल। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप इस तरह से उसमें सेल्स को देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। तो ये सेल ऑफ एन ऑनियन, ये हमारी स्लाइड है। हम स्लाइड पर जब उसके एक पीस को सेक्शन कट करके देखेंगे तो इस तरह की आपको नज़र वो आएगी। यदि उसको आप डाई कर देंगे तो इस तरह से नज़र आएगी। ये आपको दिख रहा है, क्लियर है। ये कंपार्टमेंट बने हुए हैं, छोटे कंपार्टमेंट, जैसे जिस प्लांट की आप मॉर्फोलो सेक्शन कटिंग करेंगे उसी तरह की इसमें दिखाई देगी। तो ये ओनियन में ऐसा दिखाई देता है, ये अदर प्लांट का है। ठीक है, जब आप इसको डाई कर देंगे आयोडीन वगैरह से या सैफरनिन से तो आपको ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, ये क्या है, ये इसमें दिखाई दे रहा है जो एक न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस इसमें भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो ब्लैक स्पॉट है, ये ब्लैक स्पॉट क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेल्स दिखाई देती है। और इनके बीच में जो दिख रहा है, ये सारा जो दिख रहा है, इस सेल्स में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसका साइटोप्लाज्म। अब हमारे
जो सेल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, तो यहाँ हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। ऐसे ही प्लांट में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, टिश्यूज होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर प्लांट में भी, प्लांट बॉडी में जो ह्यूमन बॉडी है उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल पाए जाते हैं। जैसे ये होती है आपकी स्ट्रक्चर ब्लड सेल्स की, ये बोन सेल्स जिससे हमारी बोन्स मिलकर बनी होती हैं, ये मसल सेल्स, ये आपका क्या होता है न्यूरॉन सेल होती है जो सबसे लॉन्ग होती है हमारी बॉडी में। ये ओवम होता है, फीमेल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव। ये फैट सेल्स, ठीक है, जिनसे हमारी बॉडी में फैट बनती है। ये स्पर्म, मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट। इस तरह से हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। अब है टाइप ऑफ ओरिजिन या ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यानी किस ऑर्गेनिज्म कितने सेल्स पाई जाती हैं इसके आधार पर जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। यानी किसी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो 1 सेल से मिलकर बनी हुई है तो यूनिसेलुलर, अगर वो बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई है तो मल्टी सेलुलर। जैसे इट इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ऑल फंक्शन परफॉर्म बाय द सिंगल सेल एंड इट्स लाइफ स्पैन इज शॉर्ट। यानी ऐसे जीव होते हैं जिनका पूरा बॉडी और जितनी बॉडी के फंक्शंस होते हैं सभी एक सिंगल सेल में कंप्लीट होते हैं, और इनकी जो जीवन लाइफ होता है वो कम होता है, यानी बहुत लॉन्ग समय तक जिंदा नहीं रहते हैं। लाइक एज अमीबा, बैक्टीरियम एंड पैरामीशियम, ये सब कैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी केवल और केवल सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है। उस सिंगल सेल में ही सारे फंक्शन की बॉडी के होते हैं। जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल एक स्पेशल वर्क के लिए मॉडिफाई होती हैं। जो वर्क मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की सेल्स करती हैं वो सारे प्रोसेस हमारे यूनिसेलुलर की भी करती हैं, बट इनमें एक ही सेल में होता है सब कुछ, और इनमें क्या है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स इसके लिए डिपेंड होती हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस एंड इट्स लाइफ स्पैन इज लॉन्ग। यानी इनके जो फंक्शंस होते हैं, इनकी स्पेशल टाइप की सेल स्पेशल टाइप का फंक्शन करती हैं। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो लॉन्ग होता है। लाइफ स्पैन कैसा होता है, लॉन्ग। जैसे ह्यूमन, ट्रीज एंड एनिमल्स, ये इनके एग्जाम्पल हैं। व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ, अब आता है हमारी जो सेल होती है, जो सिंगल सेल होती है किसकी बनी हुई होती है। तो हमारी जो सेल होती है वो मेनली 3 उसके पार्ट्स होते हैं। एवरी सिंगल सेल डू बेसिक फंक्शंस लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेज, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यानी जो हमारी सेल्स होती है ये सारे फंक्शंस करती हैं। 3 मेन कंपोनेंट ऑफ सेल, 3 मेन कंपोनेंट ऑफ सेल। फर्स्ट है जिनसे हमारी सेल मिलकर बनी हुई होती है, 3 कंपोनेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो आपको ये सेल दिखाई दे रही होगी, ये जो डार्क ग्रीन दिख रहा है ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है, और ये हल्का कलर जो दिखाई दे रहा है ये पूरा फैला हुआ क्या है, साइटोप्लाज्म है। और इसकी जो बाहर की लेयर है ये जो बाहर लेयर दिखाई दे रही है ये इसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब इनको 1 बाय 1 हम डिटेल में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन को। तो फर्स्ट है आपकी सेल मेम्ब्रेन। क्या है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, इसको किसी भी नाम से जाना जा सकता है। 3 नेम है इसके, ठीक है, 3 नामों से इसको जाना जाता है। तो क्या है, इट इज द बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेटेड द साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग्स। यानी जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, एक बाउंड्री होती है, ये दिख रहा है ना बाउंड्री, एक बाउंड्री है चारों तरफ इसके, और ये सेपरेट रखती है किसको, साइटोप्लाज्म को, उसके जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उससे, उसके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है उससे साइटोप्लाज्म को ये जो लेयर बनी हुई है ये सेपरेट रखती है। प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल, दोनों में ये पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। इट इज मेड अप
ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई होती है। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, इट अलाउज सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रोनाइटेड। ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये परमिएबल होती है, मीन जो सेलेक्टिव मटेरियल सेल के अंदर जाने हैं, सेल के बाहर जाने हैं, उनको ही ये अंदर जाने देती है। यानी सेल्स को जिनकी ज़रूरत है तो ये उनको परमिट करती है अंदर जाने के लिए, और सेल के जो वेस्ट बने हुए होते हैं और उनको बाहर करने के लिए भी ये परमिएबल होती है। इसकी परमिएबल नेचर होती है सेलेक्टिव, यानी चयनात्मक जो पदार्थ हैं, मुख्य पदार्थों को जिनकी सेल्स को ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, उनको ये इन और आउट करती है। और ये फ्लेक्सिबल होती है, फोल्डेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे सब्सटेंस जाते हैं, अभी बताया हमने कि कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंसों को अंदर जाने देती है और बाहर जाने देती है सेल मेम्ब्रेन। तो वो किस प्रोसेस से अंदर जाते हैं, इसके किस प्रोसेस से बाहर आते हैं? तो देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोसेस। फर्स्ट, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस from higher concentration region to lower concentration region. Oxygen and carbon dioxide can move across the cell membrane. यानी डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये कंटिन्यूसली सेल्स के अंदर होता रहता है। इसमें क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। सपोज हमारी सेल के इस साइटोप्लाज्म के अंदर यदि ऑक्सीजन की या कार्बन डाइऑक्साइड की हायर कंसंट्रेशन है तो ये सेल से बाहर आएगी। अगर इसके इन्वायरमेंट के सराउंडिंग्स, जो इसका इन्वायरमेंट है, इसके चारों तरफ यदि ऑक्सीजन की हायर कंसंट्रेशन है और अंदर सेल की क्या है? लो कंसंट्रेशन है, तो आपकी जो ऑक्सीजन है वो इसके कहाँ जाएगी? अंदर, इसके अंदर एंटर करेगी। ठीक है, ये होता है डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। यानी जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से लोअर की तरफ ये मूव करती है, और ये मेनली होता है गैसेज में। सेल्स के अंदर गैसेज का एक्सचेंज इसी प्रोसेस के थ्रू होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या है? केवल वाटर मॉलिक्यूल्स का ही सेल के अंदर आना जाना होता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, इसके थ्रू कॉल्ड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, यानी एक स्पेशल टाइप का क्या होता है? होता तो ऑस्मोसिस ही है, क्योंकि इसमें भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है मूवमेंट वाटर पार्टिकल्स का। बट ये थोड़ा सा लग गया है कि केवल वाटर पार्टिकल्स के लिए ही स्पेशलाइज किया गया है। ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ये भी क्या करती है? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है, अभी पढ़ा है। तो हमारे जो वाटर के पार्टिकल्स हैं इस सेल से, अगर इसके इधर सराउंडिंग्स में वाटर पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन हायर है तो पानी कहाँ चला जाएगा? इसके अंदर। अगर सेल के अंदर पानी ज़्यादा है और इसके सराउंडिंग्स में कम है तो पानी कहाँ जाएगा? इससे बाहर। नेक्स्ट, अब आपका जो सेल के अंदर वाटर बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, इसके आधार पर ये 3 प्रोसेस से काम होता है। ठीक है, आपका जो ये पानी सेल के अंदर जा रहा है और बाहर जा रहा है, ये कितने प्रोसेस में होता है? 3 प्रोसेस में। तो व्हाट व्हेन सेल पुट इन वाटर सॉल्यूशन और शुगर और सॉल्ट, यानी वाटर में रखी जाती है, शुगर में रखी जाती है, सॉल्ट में रखी जाती है, तो क्या होता है? तो टाइप ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, किसके आधार पर होता है? कंसंट्रेशन के आधार पर होता है। पहला है टाइप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मीन्स क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल। यदि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जो भी आपका सॉल्यूशन है जिसमें आपने सेल को रखा हुआ है, यदि उसके आउटसाइड में, सेल के आउटसाइड मतलब सेल रखी हुई है, सपोज ये सेल रखी हुई है कोई, ठीक है, तो इसके चारों तरफ जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, लेस देन इनसाइड द सेल, लेस देन इनसाइड द सेल। ड्यू टू दिस सेल लूज वाटर एंड श्रिंक, सिकुड़ जाती है। दोबारा से समझेंगे, अगर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेस, यानी सपोज ये सेल जिसमें रखी हुई है, ठीक है, उस सॉल्यूशन में वाटर पार्टिकल्स की संख्या कम है
देन द सेल्स, इस सेल के अंदर वाटर पार्टिकल ज़्यादा है, इसके सराउंडिंग्स में क्या है, कम है। तो वाटर कहाँ जाता है, सेल से बाहर, सेल से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। जब किसी चीज़ से कोई भी चीज़ बाहर आएगी तो क्या श्रिंक हो जाएगी, तो इसीलिए क्या है, ये सेल क्या हो गई, श्रिंक हो गई। ठीक है, तो उसे कैसे हैं, हाइपरटोनिक, मीन्स उसके सराउंडिंग्स में कंसंट्रेशन कम है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन वाटर की ज़्यादा है, तो सेल आपकी क्या हो जाएगी, श्रिंक। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे होते हैं कि सेल के सराउंडिंग्स में, जिस सॉल्यूशन में सेल रखी गई है और सेल के अंदर, सेल के अंदर और सेल के सराउंडिंग्स में कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल होती है। तो क्या होगा, ना तो ये वाटर को गेन करेगी और ना ही लूज करेगी। ठीक है, तो सेल का साइज एज इट रहेगा। ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं, आइसोटोनिक। इक्वल कंसंट्रेशन और आउटसाइड एंड inside the cell, due to this cell gain equal amount of water which lose। अगर वो पानी एब्जॉर्ब भी कर रही है तो जितना पानी एब्जॉर्ब करेगी उतना ही वो बाहर निकालती है। इसका मतलब है ना तो पानी एब्जॉर्ब करती है ना ही वो लूज करती है। तीसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन द इनसाइड ऑफ द सेल। अब क्या है कि जो कंसंट्रेशन है जिसमें रखी गई है, सेल के सराउंडिंग्स में तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है। ड्यू टू दिस सेल गेन वाटर एंड सेल अप एंड द मे बी बरस्ट, यानी ये पानी को क्या करेगी, अब एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कम है और इसके सराउंडिंग्स में क्या है, इसके सराउंडिंग्स में क्या है, ज़्यादा है। तो पानी कहाँ जाएगा, सेल के अंदर। जब पानी सेल के अंदर जाएगा तो ये सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। और सपोज इसने ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लिया तो मे बी बरस्ट भी हो सकती है। अब एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम इनको सभी को। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये कोई सॉल्यूशन है और ये सेल है, तो यहाँ पार्टिकल्स दिखाए गए हैं, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। वाटर के पार्टिकल्स क्या है, यहाँ पे ज़्यादा हैं देन टू द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे, इसमें कम दिखाई दे रहे हैं, डॉट 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 क्या है, वाटर के पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के। लेकिन सेल के अंदर क्या है, ये ज़्यादा है, तो वाटर कहाँ मूव करेगा, सेल से बाहर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वाटर पार्टिकल सेम है तो वाटर कहीं पर भी मूव नहीं करेगा। यहाँ पे क्या है कि वाटर के पार्टिकल्स बाहर ज़्यादा हैं और ये क्या है, सेल, सेल के अंदर कम है। ठीक है, तो पानी कहाँ एंटर करेगा, सेल के अंदर। ठीक है, जैसे सेल रेजिन्स एंड एग वगैरह जो होते हैं आपके, ये स्वेल हो जाते हैं। ठीक है, जब इनको वाटर में रखा जाता है। तीसरा है सेल वॉल, जो केवल कहाँ पाई जाती है, प्लांट सेल में। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, प्लांट सेल में, ये केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। सेल वॉल, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल, प्लांट सेल की सबसे बाहर की कवरिंग जो होती है, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, सेल वॉल है। ठीक, इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में ये नहीं पाई जाती है। इट इज हार्ड, स्ट्रॉन्ग, पोरस एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, यानी ये लिविंग नहीं होती है, हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, पोरस मीन छिद्रयुक्त होती है, क्योंकि जो भी मटेरियल सेल के अंदर आने उसी के थ्रू आते हैं। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल ऑफ टू सेल्स आर ज्वाइंट बाय द लेयर ऑफ लेमेली। आपको जो ये दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ना, येलो येलो, डार्क येलो, ये डार्क येलो दिखाई दे रहा होगा, डार्क येलो, जहाँ पर दो सेल, प्लांट सेल जो आपस में ज्वाइंट होंगी वो किससे जुड़ी हुई होती हैं, एक लेयर होती है लेमेली जिसे कहते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो डार्क येलो या ब्राउन सा, ये जो दिखाई दे रहा है, पेन जहाँ पे मेरा है, जो लेयर दिखाई दे रही है, कलर जो दिखाई दे रहा है, ये लेमेली होती है। तो ये सेल वॉल केवल कहाँ पाई जाती है, प्लांट सेल में, जो एक आउटर कवरिंग होती है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। फिर फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, इसके क्या फंक्शन होते हैं, प्रोवाइड द डेफिनेट शेप टू द प्लांट सेल, प्लांट सेल को क्या है, एक निश्चित शेप देती है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल, शक्ति प्रदान करती है। इट परमिएबल एंड अलाउ सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट साइजेज, जो भी सेल को
मटेरियल्स, जिन मटेरियल्स की आवश्यकता होती है उन्हीं को ये अंदर परमेबल करती है सेल के अंदर। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। नेक्स्ट दूसरा आ गया आपने सेल मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियस। तो इसको क्या कहा जाता है? हेड क्वार्टर ऑफ द सेल। हेड क्वार्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे हमारा ब्रेन होता है बॉडी में हमारी में, उसी तरह से न्यूक्लियस भी होता है जो इस सेल की सारी एक्टिविटियों पर एक नजर रखता है। इट डायरेक्ट एंड कंट्रोल द सेल एक्टिविटी, जो भी सेल में एक्टिविटी हो रही है सभी को ये कंट्रोल करता है। इन यूकैरियोटिक सेल ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो यूकैरियोटिक सेल्स में ये वेल डिफाइंड होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये वेल डिफाइंड नहीं होता है। इट इज ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो आपका न्यूक्लियस दिख रहा है इसके चारों तरफ क्या है? एक फर्दर मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोरस विद रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन और आउट ऑफ न्यूक्लियस। सपोज न्यूक्लियस में कोई भी मटेरियल जाना है इस सेल से, सेल का जो साइटोप्लाज्म है यहाँ से कोई मटेरियल यदि इसके अंदर जाना है, कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर, तो इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस होती है। तो सेलेक्टिवली जो सब्सटेंस होते हैं उनको ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर जाने देती है और इससे बाहर आने देती है, अंदर बाहर। ठीक है, ये भी कैसी होती है? पोरस होती है, यानी छिद्रयुक्त होती है, छिद्रयुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट कंटेन न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स एंड कंटेन क्रोमेटिन मटेरियल। यानी जो आपका न्यूक्लियस होता है इसके अंदर आपका जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो सब कहाँ होता है? इस न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। सेल का सारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जिसमें क्या है? न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए। जो इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल्स होता है किसका बना होता है? डीएनए और प्रोटीन का। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हर क्लासों में पढ़ेंगे हम, यहाँ नहीं हमें पढ़ने को मिलेगा। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी इन क्रोमोसोम्स का क्या वर्क होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स में जो आनुवांशिक गुण होते हैं, आनुवांशिक जो करेक्टर होते हैं, इनहेरिटेंट जो करेक्टर होते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में मीन्स अपनी किस में ले जाते हैं? अपने चिल्ड्रंस में लेकर जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स का ये वर्क होता है। टाइप ऑफ द सेल, टाइप ऑफ द सेल अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो वेरी माइन्यूट इन साइज, कैसी होती हैं? बहुत छोटी होती हैं। न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो डॉट 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 क्या है? बिखरा हुआ रहता है, उस पर कोई वेल डेवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है और सिंगल क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरियल सेल। सेल में लार्ज इन साइज, बहुत बड़ी होती है साइज में। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, यानी इसके सेल्स के अंदर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अमीबा, ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स, ये सभी सेल के एग्जाम्पल्स हैं। 3 लास्ट पार्ट है इसका, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो सेल होती है, ठीक है ना, ये जितना पार्ट दिखाई दे रहा है, हल्का ग्रीन जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, हल्का हल्का पूरा ग्रीन पार्ट, ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये एक लिक्विड होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, जेली लाइक फ्लूइड होता है। द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल इन विच अदर ऑर्गेनली फ्लोट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अभी तक हम केवल इस सेल के पार्ट्स पढ़ रहे हैं जिनसे मिलकर बनी हुई है। अभी साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के बहुत सारे ऑर्गन्स पड़े हुए होते हैं जिनको ऑर्गनली कहते हैं। इनको डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसी सेकंड वीडियो में। साइटोसोल, तो जो साइटोप्लाज्म है वो 2 टाइप से मिलकर बना होता है। द एक्वस कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, जो ये जेली लाइक पदार्थ होता है, इसको कहते हैं साइटोसोल। दूसरा होता है इस साइटोसोल के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गनली। दीज आर द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट स्पेसिफिक जॉब टू कीप द सेल अलाइव। यानी सेल को जिंदा रखने के लिए जो इसके अंदर ऑर्गेनली पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप करेंगे, आंसर खोजने की कोशिश करेंगे इसका। अगर मिल जाता है ठीक है, नहीं मिलता है तो आप मुझको बताएंगे फिर।
वाई वायरस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर इन आवर बॉडी। जब तक हमारी बॉडी में वायरस एंटर नहीं करता है तो वो लिविंग की कैरेक्टर क्यों नहीं शो करता है। ये आज की डेट में बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है। आप जानते हैं कोरोना इसी की तरह से आगे बढ़ रही है महामारी, क्योंकि जब ये क्लोथ पर कहीं सरफेस पर रहता है तो ये अनएक्टिव रहता है, और जैसे ही किसी लिविंग बॉडी के संपर्क में आता है तो तुरंत ये एक्टिव हो जाता है। सेल ऑर्गेनली, वीडियो का सेकंड पार्ट हम बनाएंगे सेल ऑर्गेनली। तो वीडियो के सेकंड पार्ट में हम इस सेल में पाई जाने वाली जो सेल के साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनली होते हैं उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके स्टूडेंट।